नमस्कार आप सभी को। मैं राकेश मखीजा, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मताना, डाइट मताना फतेहाबाद, आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ 10+2 इकोनॉमिक्स लेसन 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के साथ। और आज का मेरा विषय रहेगा कुल व्यय विधि। अक्सर देखने में आया है कि मांग की लोच को मापने की इस विधि को विद्यार्थी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। मैंने प्रयास किया कि बड़े सरल तरीके से इस विधि को आप तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग की लोच क्या होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच क्या कहते हैं। यानी कि मांग की लोच 3 वस्तुओं से प्रभावित होती है। एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु कौन सी होती है? वो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकती हैं और कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो पूरक वस्तुएं बोलते हैं वो भी हो सकती हैं। मांग की लोच को मापने के लिए 3 विधियां हैं। कुल व्यय विधि, अनुपातिक विधि, प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं, या प्रतिशत विधि, और तीसरी हमारे पास है ग्राफिक मेथड, ज्यामितिक विधि। ग्राफिक मेथड क्योंकि पर्टिकुलर एक बिंदु पे इलास्टिसिटी को मापा जाता है, इसलिए इस विधि को बिंदु विधि भी कहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में, वो हम करेंगे केवल कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया। क्या होती है इसकी परिभाषा? क्या है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में परिवर्तन कितना होता है और किस दिशा में होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को। किसी वस्तु किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन किस दिशा में होता है, इसको मापने के लिए कुल व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए कुल व्यय की दिशा और दशा को मापना जरूरी है। कुल व्यय विधि से केवल हमें इतना पता चलता है कि मांग की लोच इकाई से अधिक है, इकाई के बराबर है या इकाई से कम है। 3 ही दशाएं होती हैं। तो पहली है इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ता है। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर, बढ़ता है, या किसी वस्तु की कीमत अधिक होने से कुल व्यय घटता है, तो मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडीसी लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। पी होता है प्राइस, टी होता है टोटल एक्सपेंडिचर। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ता है
या किसी वस्तु की कीमत अधिक होने से कुल व्यय कम होता है। कीमत और कुल व्यय विपरीत दिशा में चलते हैं, इनका संबंध ऋणात्मक होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। पहला स्टेप। दूसरी चीज होती है इकाई के बराबर लोचदार मांग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से या किसी वस्तु की कीमत अधिक होने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुल व्यय स्थिर रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। कीमत के कम या अधिक होने से कुल व्यय स्थिर रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ईडी इज इक्वल टू 1। तीसरी स्थिति होती है इकाई से कम लोचदार मांग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है या कीमत अधिक होने से कुल व्यय अधिक हो जाता है, कीमत और कुल व्यय समान दिशा में चलते हैं तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। यानी कि कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध होता है, एक ही दिशा में जाते हैं तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। अब हम प्रयास करते हैं कुल व्यय विधि को एक तालिका के द्वारा दिखाने से। ये मैंने इसको लिख दिया है, देखिए। पी कीमत, देखो आसान सा तरीका है इसको याद करने का। 1 से 10 तक आपको काउंटिंग तो आती है, उल्टा लिख लीजिए बस आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कीमत के साथ मात्रा का क्या संबंध है? कीमत और मात्रा में संबंध कैसे होता है? मांग के नियम के अनुसार विपरीत। जब कीमत अधिक होती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा कम होती है। कीमत 10 है तो मात्रा 1, कीमत 9 है तो मात्रा 2, कीमत 8 है तो मात्रा 3। जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ती जा रही है। ये 10 से 1 काउंटिंग लिख देते हैं, ये 1 से लेके 10 तक, क्योंकि इनमें विपरीत संबंध है। प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गई। अब कुल व्यय क्या होता है? P इंटू Q। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को उसकी कीमत से गुना करने पर जो प्राप्त होता है उसे कुल व्यय कहते हैं। T इज इक्वल टू P इंटू Q। तो इसकी और इसकी गुना कर दो। 10 गुना 1 10, 9 गुना 2 18, 24, 28, 6 गुना 5 30, 5 गुना 6 30, 28, 24, 18, 10। ये आपका हो गया कुल व्यय। अब मैंने ऊपर बोला जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ रहा है। ये देखिए कीमत कम हो रही है यहां तक और कुल व्यय बढ़ रहा है 28 तक। ये इसको उल्टा हम देख लेते हैं, इसको 7, 8, 9 ऐसे देखो। कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध है। यहां हमने क्या देखा, इसको सिंपल देखें तो कुल व्यय कीमत घटने से कुल व्यय बढ़ रहा है, कुल व्यय बढ़ रहा है। जब कुल व्यय बढ़ रहा है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। यहां देखो कीमत कम होने से कुल व्यय
समान है। ये इसको उल्टा देखो, कीमत बढ़ने से कुल व्यय समान है। कीमत के कम या अधिक होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये होता है कुल व्यय स्थिर रहता है। कुल व्यय स्थिर है। तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर। तीसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो रहा है। ये इसको उल्टा देखें ऐसे 1 2 3 4, या कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ रहा है 10 18 24 28, यानी कि कीमत और कुल व्यय एक ही दिशा में चलते हैं तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। यहाँ देखो कीमत घट रही है, कुल व्यय घट रहा है। इसको हम लिख सकते हैं कुल व्यय घट रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ये इसको अच्छे से और दिखाना चाहते हैं। ये देखो कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ रहा है, या कीमत के अधिक होने से कुल व्यय कम हो रहा है। यहाँ कीमत के कम या कीमत के अधिक होने से कुल व्यय स्थिर रहता है। और जो तीसरी सिचुएशन है, यहाँ कीमत के अधिक होने से कुल व्यय भी अधिक हो रहा है, और कीमत के कम होने से कुल व्यय भी कम हो रहा है। तो मांग की लोच इकाई से कम हो गई। समझ आ गई बच्चों? अभी तक 3 ही सिचुएशन हुई हैं। इकाई से अधिक जब कीमत के कम या अधिक होने से कुल व्यय विपरीत दिशा में चलता है। इकाई के बराबर जब कीमत के कम या अधिक होने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा इकाई से कम जब कीमत और कुल व्यय समान दिशा में परिवर्तित होते हैं। ये थी तालिका कुल व्यय विधि के लिए। अब इसी तालिका को हम चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा, पहली सिचुएशन थी कि जब कीमत 1 है तो कुल व्यय कितना था? 10। ये देखो कीमत 1, कुल व्यय 10। कीमत 2 तो कुल व्यय कितना था? 18। कीमत 3 कुल व्यय 24। कीमत 4 कुल व्यय 28। कीमत 5 कुल व्यय 30। कीमत 6 कुल व्यय 30। कीमत 7 कुल व्यय 28। कीमत 8 कुल व्यय 24। कीमत 9 कुल व्यय 18। कीमत 10 कुल व्यय भी 10। इस प्रकार के आप बिंदु लगा लीजिए। फिर आप क्या करो, एक स्केल लो, स्केल जी, इस स्केल के माध्यम से इसको मिलाइए जी। कुल व्यय विधि को हम एक चित्र से दिखाने का प्रयास करते हैं। तालिका को चित्र पे दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग कुल व्यय लेते हैं 4 8 12 16 32 तक, और वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बराबर दूरी पे। ये देखिए कीमत 1 है तो कुल व्यय 10, 2 पे 18, 3 पे 24। इस प्रकार से ये बिंदु यहाँ करके जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी ये आपके बिंदु आएंगे। इन बिंदुओं को परस्पर मिलाने से ये रेखा बनी आपकी
ये वाली, इसको हम बोलते हैं TE, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। क्या बोला? TE, कुल व्यय वक्र। और इसका हम नाम दे देते हैं ABCD। तो ये देखिए, कीमत कम होने से, कीमत 9 है तो कुल व्यय इतना है, कीमत कम होकर 8 हो गई तो कुल व्यय बढ़ गया। कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ रहा है, या कीमत अधिक होने से कुल व्यय कम हो रहा है। तो यहाँ मांग की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक। क्यों? क्योंकि यहाँ कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध है। बी और सी देखिए, कीमत 6 है तो भी कुल व्यय 30 है, कीमत 5 है तो भी कुल व्यय 30 है। तो जो BC एरिया है, यहाँ मांग की लोच हम बोलेंगे 1 के बराबर, क्योंकि कीमत कम या अधिक होने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अर्थात कुल व्यय स्थिर रह रहा है। तीसरी पोजीशन है आपकी CD की। ये देखिए, कीमत 3 रुपये तो कुल व्यय इतना, कीमत कम हो जाती है तो कुल व्यय भी कम हो जाता है। तो ये सिचुएशन क्या हुई? कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो रहा है, कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ रहा है। कीमत और कुल व्यय समान दिशा में जा रहे हैं, तो मांग की लोच यहाँ इकाई से कम होगी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ? तो कुल व्यय विधि से हमें 3 ही चीजें पता चलती हैं कि मांग की लोच इकाई से अधिक, इकाई के बराबर या इकाई से कम में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।